इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये ह्यूमिडिटी क्या होता है और प्रेसिपिटेशन क्या होता है और उससे रिलेटेड और भी कई सारे जो टर्म्स हैं उनको हम जानेंगे और कितने टाइप्स के प्रेसिपिटेशन होता है ना। उसके क्लासिफिकेशन क्या है उन सभी को जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि कितना कंटेंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर टाइम में इन एयर। ठीक है, मतलब एयर में कितना कंटेंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो वो कहलाता है आपका ह्यूमिडिटी। ठीक। दूसरा आता है आपका लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? ये वो हिडन हीट है या एनर्जी है, किसमें रहता है? जो कि वाटर वेपर में रहता है। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए अगर मैं बोलता हूँ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ये क्या होता है? तो मतलब वो एनर्जी जो रिलीज हो रहा है कंडेंसेशन के दौरान, वो कहलाएगा आपका लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ एवोपोरेशन होता है, मतलब वो हीट जो कि पानी को भाप में बदल दे रहा है। ठीक है, तो वो हीट को हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ एवोपोरेशन। ठीक है, तो यही जो हिडन हीट है या एनर्जी है, इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। ये ह्यूमिडिटी कैपेसिटी या मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या होता है? मतलब ये दिखाता है कि जो एयर है, मतलब एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर है, उसकी कैपेसिटी कितनी है कि वो कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिटेन कर सकता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी या ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। सैचुरेटेड एयर ये क्या होता है? ये होता है आपका जो एयर है उसमें कितना मॉइस्चर है। ठीक है, मतलब जितना भी मॉइस्चर है वो इक्वल है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के, है ना। मतलब एक एयर है, मतलब एयर एक एयर नहीं, मतलब एयर है जिसमें मॉइस्चर है जो कि इक्वल है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के, मतलब वो मैक्सिमम अमाउंट में उसमें मॉइस्चर है इस सैचुरेटेड एयर में। या फिर अगर मैं इसको अलग लैंग्वेज में कहूँ तो जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब एयर जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है मैं आगे बताता हूँ, है ना। तो सैचुरेटेड एयर हो गया, समझ गया कि मतलब वो एयर जिसमें मॉइस्चर बहुत मैक्सिमम अमाउंट में है, मतलब बस अब ये बारिश बनने ही वाला है, बारिश होगा ही, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या कहलाता है? आपका सैचुरेटेड एयर। उसके बाद आता है आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये क्या होता है कि जैसे टोटल वेट ऑफ जो मॉइस्चर है वो अगर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर है एक डेफिनेट टेम्परेचर में, ठीक है, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट करके रखा है उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट करके रखा है पर वॉल्यूम ऑफ एयर एट डेफिनेट टेम्परेचर, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है? ये होता है कि मास ऑफ वाटर वेपर इन ग्राम कंटेन 1 ग्राम ऑफ मॉइस्ट एयर। ठीक है, 1 किलोग्राम ऑफ मॉइस्ट एयर, मतलब मास ऑफ वाटर, कितना मास ऑफ वाटर वेपर जो कि कंटेंट है इन ए यूनिट मास ऑफ मॉइस्चर। ठीक। अगर इसका मैं क्या बोलते हैं फॉर्मूला जब जो मैं बताऊं वो होगा रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ ड्राई एयर। ठीक, मतलब कितना मास ऑफ वाटर वेपर है इन ए यूनिट मास ऑफ मॉइस्ट एयर, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला है वो ये है एक्चुअल मॉइस्ट इन एयर डिवाइड बाई मैक्सिमम मॉइस्ट एयर कैन होल्ड। ठीक, अगर इसको मैं डेफिनेशन दूं तो रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट इन एयर हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर कैन होल्ड। ठीक, मतलब एक एयर है, मतलब एक डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट टेम्परेचर में एक एयर है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर है जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, ठीक है, वो डिवाइड बाई वो, मतलब वो अमाउंट जो एक्चुअली में ये एयर मतलब ले रख सकता है वाटर वेपर को। ठीक है, उसका एक्चुअल अमाउंट कितना रख सकता है मैक्सिमम, ठीक है, वो डिवाइड कर दीजिए तो वो आपका निकलेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक, अब जानते हैं, अच्छा इसमें ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है? तो जो इसका पहला इंपॉर्टेंस है वो ये है कि जो प्रेसिपिटेशन है, मतलब प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जैसे वाटर वेपर कंडेंस हो गया, अब वो किसी भी फॉर्म में नीचे आए, चाहे वो बर्फ के फॉर्म में हो या रेन के फॉर्म में, वो प्रेसिपिटेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जो प्रेसिपिटेशन है वो डिपेंड करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है
तो पॉसिबिलिटी ये है कि बारिश होगा, ठीक है। वैसे ही वेट कंडीशन हो या ड्राई कंडीशन हो, वो इंडिकेट करता है हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी और लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। जो एवापोरेशन है वो डिपेंड करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। मतलब अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो है, ठीक है, तो एवापोरेशन क्या होगा, हाई होगा, ठीक। अब जब वेरी हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है या लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, तो ये जो कंडीशन होता है ना, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है ना, इस चीज को याद रखिएगा। अब जानते हैं ये ड्यू पॉइंट क्या होता है। ड्यू पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिसमें एयर जो है बिकम सेचुरेटेड, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल वो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाता है। मतलब ऐसा कंडीशन जिसमें बस वो बारिश बनने वाला है, तो वो जो टेम्परेचर कहलाता है उसे हम कहते हैं ड्यू पॉइंट, ठीक। अब जानते हैं ये फॉग क्या होता है। इसको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एक पतला सा मतलब धुंध सा वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि सस्पेंडेड रहता है हॉरिजॉन्टली हवा में, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर हवा में पतला एकदम बारीक सा जो कण रहता है वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टली जो जमीन के ऊपर रहे रहता है, उसे हम कहते हैं फॉग, ठीक है। इसका जो होने का जो कारण होता है फॉग जो फॉर्म्ड होता है उसके पीछे कारण क्या है, रेडिएशन, कन्वेक्शन या मिक्सिंग ऑफ वार्म और कोल्ड एयर मास, ठीक है। तो इस तरीके से जब होता है, जब मतलब जब गर्म हवा ठंडा हवा मिलता है, या फिर जब जो हीट रेडिएशन होता है या हीट कंडक्शन के थ्रू फैलता है, तब ये आपका जो फॉग है ये बनता है ना। और ये जो फॉग बनता है तो उस समय उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होता है, 97%, ठीक। अब ये फॉग कैसे बनता है इसको मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका था कि वही डस्ट पार्टिकल के अराउंड वाटर वेपर जो होता है वो कंडेंस हो जाता है, ठीक है, स्मोक के अराउंड कंडेंस हो जाता है, तो इस तरीके से आपका फॉग बनता है। अच्छा, ये जो स्मॉग जो होता है इसको भी मैंने बता दिया कि भाई स्मोक प्लस फॉग अगर मिक्स हो जाए तो स्मॉग बनता है ना, ये चीज मैंने बता चुका था। अगर यही जो फॉग है अगर वो थोड़ा लाइट फॉग हो, मतलब थोड़ा सा हल्का, मतलब फैला हुआ बादल हो पतला सा, ठीक है, बादल नहीं मतलब जमीन में ही जो जिसका विजिबिलिटी थोड़ा ठीक ठाक है, तो वो कहलाता है आपका मिस्ट, MIST, ठीक। और ये जो फॉग जहां पे बनता है ना, वहां पे आप देखेंगे कि ये इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर होता है। मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, नीचे आपका ग्राउंड में ठंडा रहता है, ऊपर आपका गर्म रहता है, ठीक है। तो इस रीजन में ज्यादातर ये आपका फॉग बनता है ना। अब ये जो रीजन है, किस रीजन में फॉग कब बनता है, जैसे सब ट्रॉपिकल रीजन में जो ठंडी का समय होता है उस टाइम पे ये जो आपका फॉग है वो बनता है, ठीक। अब जानते हैं कि फॉग का कितने क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है फॉग का वो है रेडिएशन फॉग, ठीक। तो रेडिएशन फॉग है, ये क्या होता है कि जैसे जमीन जो है वो ठंडा है और ऊपर से गर्म हवा बह रहा है, ठीक है। अब ये जो गर्म हवा है कहीं ना कहीं इस ग्राउंड से टच होता है, तो इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये जो गर्म हवा में जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंसेट होता है और फॉग क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडिएशन फॉग। रेडिएशन फॉग के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, पहला चीज ये होना चाहिए कि बहुत लंबा और ठंडा क्या बोलते हैं, ठंडी का समय होना चाहिए, रात का समय, ठीक है। जो रात के समय में बहुत लंबा और ठंडा जो विंटर होता है नाइट में, तो वो होना चाहिए कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि क्लाउडलेस स्काई होना चाहिए, बादल नहीं होना चाहिए, है ना। तीसरा ये है कि सुफिशियंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होना चाहिए एयर में, ये जो गर्म हवा आ रहा है ना उसमें मॉइस्चर होना चाहिए अच्छा से। चौथा होता है कि ग्राउंड इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर आप जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तो ये इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए। जब ये होगा तो आपका रेडिएशन फॉग होगा। अब जानते हैं एडवेक्शनल रेडिएशन फॉग ये क्या होता है। एडवेक्शनल रेडिएशन फॉग में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि जमीन है, यहाँ पे ये ठंडा ग्राउंड है, तो इसके ऊपर का जो हवा है वो भी ठंडा हो गया है, ठीक है। अब कहीं से गर्म हवा आ रहा है, तो यहाँ पे पहले से ही कोल्ड हवा है और यहाँ पे वार्म हवा जो गर्म हवा है वो आता है, और जैसे ही टकराता है तो क्या होता है कि इन दोनों की मिक्सचर से क्या होता है, ये जो गर्म हवा है ये ठंडा होने लगता है, ठीक है। और इसमें जो मॉइस्चर रहता है वो क्या फॉर्म कर देता है, फॉग फॉर्म कर लेता है, ठीक है। ये हो गया फॉग। इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए एडवेक्शनल रेडिएशन फॉग के लिए, तो पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि जो गर्म हवा और ठंडा हवा है उनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कोल्ड एयर बहुत ही ज़्यादा कूल हो
और वार्म एयर बहुत ही ज़्यादा वार्म हो, ठीक है, तब आपका होता है। और तीसरा चीज़ यह है कि जो हवा है उसमें मॉइस्ट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन है। अब जानते हैं ये सी फॉग क्या होता है। सी फॉग क्या होता है कि जैसे जैसे ये पहाड़ है, मतलब है ना, ये जमीन है ना, और ये जो है समुद्र है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि ठंडा हवा आ रहा है, लेकिन जमीन क्या है, अभी गर्म है, ठीक है। तो ये जो ठंडा हवा है जैसे ही गर्म हवा के पास आके टकराता है तो क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, समुद्र का जो किनारा है यहाँ पे फॉग फॉर्म होता है, ठीक है। ठंडा हवा आया, यहाँ पे वैसे भी गर्म हवा था, ये ठंडा हवा आके इस गर्म हवा को ठंडा कर दिया, तो उस गर्म हवा में जो मॉइस्चर था वो यहाँ पे फॉग क्रिएट हो गया। तो ये क्या कहलाता है, आपका सी फॉग। स्टीम फॉग या एवोपोरेशन फॉग क्या होता है, सेम यही चीज होता है, ठीक। ठंडा हवा, अच्छा इसमें नहीं, अच्छा स्टीम फॉग में क्या होगा कि जैसे समुद्र का रीजन है, कुछ जगह पे आपका ठंडा है और समुद्र का कुछ हिस्सा जो है गर्म है ना, तो जो ठंडा हवा है, गर्म हवा, गर्म जो समुद्र का ऊपर का हिस्सा है उधर पे जब आता है, ठीक है, ये पूरा एरिया सी है ना, तो ये हिस्सा आपका गर्म है, ये हिस्सा कोल्ड है, ये हॉट है। तो यहाँ से जो कोल्ड हवा इधर आता है, तो इस हॉट हवा से जैसे ही टकराता है, तो इस हॉट हवा में जो मॉइस्चर रहता है उसको ठंडा करता है, और उससे इस समुद्र के ऊपर में फॉग बनता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका स्टीम फॉग या एवापोरेशन फॉग, है ना। अब जानते हैं ये अप स्लो फॉग क्या होता है और हिल फॉग क्या होता है। जैसे ये हिली रीजन है, ठीक है, अब यहाँ से कुछ हवा आया, ठीक है, गर्म हवा आया, अब ये बहते हुए आया और ये तेजी से ऊपर की ओर चला गया। अब क्या होगा कि ये जो हवा है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट है, अब ये तेजी से हिल की वजह से जब ये ऊपर गया तो ये क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होगा तो क्या होगा, इसमें जो मॉइस्चर है वो एक तरह से फॉग क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह का जो फॉग ये आपका हिली रीजन में पाया जाता है, इसको हम कहते हैं अपस्लो फॉग या हिल फॉग, हिल फॉग, ठीक। अब आता है फ्रंटल फॉग, सेम वही है आपका। फ्रंट कब क्रिएट होता है आपको पता ही होगा, एयर मास, ठीक है, तो एक वार्म एयर मास होगा और एक कोल्ड एयर मास होगा, दोनों जब टकराते हैं तो वार्म एयर मास एक तरह से फॉग क्रिएट कर देता है, तो उसे हम कहते हैं फ्रंटल फॉग, ठीक है। अब आता है क्लाउड। ये क्लाउड क्या होता है, सिंपल सा है, वही चीज है क्लाउड, वही वाटर वेपर जो होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होता है जो कि हवा में सस्पेंडेड रहता है, ठीक है। तो वही होता है आपका क्लाउड। ये कब फॉर्म होता है, जब वाटर वेपर कंडेंसेट होता है, और जब जो एयर है जब जैसी तेजी से ऊपर उठता है और ठंडा होने लगता है, और ठंडा होके क्या फॉर्म कर लेता है, बादल फॉर्म कर लेता है, ठीक है, तब आपका क्लाउड फॉर्म होता है। तो ये जो ठंडा होता है ना, जब ये हवा तेजी से ऊपर की ओर जाता है और ठंडा होता है, तो इस तरह का जो कूलिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं, एडियाबेटिक कूलिंग, ठीक है। अब जो क्लाउड है उसका क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो उसका जो क्लाउड का जो क्लासिफिकेशन है वो तीन तरह से है, मतलब तीन टाइप का है, हाई क्लाउड, मिडिल क्लाउड और लो क्लाउड। हाई क्लाउड क्या होता है, मतलब वो क्लाउड जो कि 6 से 20 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। और मिडिल क्लाउड क्या होता है, जो 2.5 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। और लो क्लाउड क्या होता है, जो 0 से लेके 2.5 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, ये होता है आपका लो क्लाउड, ठीक है। अब हाई क्लाउड के अंदर भी और टाइप्स हैं, जैसे किर्रस क्लाउड, किरो क्यूमुलस क्लाउड, किरो स्ट्रेटस क्लाउड, ठीक है। वैसे ही मिडिल क्लाउड जो होता है उसमें भी है अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड, अल्टो क्यूमुलस क्लाउड, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। और लो क्लाउड में भी कुछ और टाइप्स हैं, स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड, स्ट्रेटस क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड और क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, ठीक है। ये जो क्लाउड के मैंने टाइप्स जो बताया आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि इसके अंदर और क्या क्या है। फिर आता है रेनफॉल। रेनफॉल सेम वही है, जब हवा जो ऊपर जाता है जब वो ज़्यादा सेचुरेटेड हो जाता है तो कंडेंसेट होके रेनफॉल होता है, ठीक। तो रेनफॉल में भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे 4 टाइप्स होते हैं, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक, साइक्लोन और फ्रंटल। कन्वेक्शनल रेनफॉल सेम वही कि हवा जो है गर्म होके ऊपर उठा, बारिश बन के नीचे गिर जाता है, ये होता है आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, ये जैसे पहाड़ है, यहाँ से हवा आया, ऊपर उठा, और यहाँ पे आपका ठंडा होके हवा पानी गिरा देता है, ठीक है। इधर पे नहीं गिरेगा पानी, ठीक है, तो जिस साइड पे पानी गिर रहा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं
तो इस साइड को जो हम कहते हैं जहाँ पे पानी गिरता है उसे हम कहते हैं विंडवर्ड, और इसे हम कहते हैं लीवर्ड। मतलब यहाँ पे पानी नहीं गिरता ये लीवर्ड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो हवा था ये ऊपर गया, ठंडा हुआ, पूरा पानी यहाँ पे गिरा दिया, ठीक है। तो इस तरह का जो पानी गिरता है उसे हम कहते हैं ऑरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। क्लाउड ब्रस्ट इसी में ही होता है। साइक्लोनिक रेनफॉल तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, और फ्रंटल रेनफॉल भी आपको पहले ही मैंने बता चुका है, समझा चुका है, ठीक है। जो प्रेसिपिटेशन है उसके और कितने फॉर्म होते हैं, तो पहला होता है आपका स्नोफॉल, ठीक है। तो ये जो पहला होता है आपका स्नोफॉल है, तो ये जो स्नोफॉल है इसमें लार्ज स्नोफ्लैक्स होते हैं, ठीक है। स्नोफ्लैक्स मतलब ये कुछ इस तरीके से बने रहते हैं ना, इस तरह का सा है ना, मतलब बॉल टाइप का नहीं रहेगा, ये फ्लैक्स टाइप का रहते हैं ना कुछ कुछ, तो ये लार्ज स्नोफ्लैक्स है। तो इसे हम कहेंगे स्नोफ्लैक्स, ठीक है। यही स्नोफॉल अगर बड़ा बड़ा हो रहा है तो वो कहलाता है आपका स्नोफॉल। स्लेट होता है जब आपका स्नो और रेनफॉल दोनों एक साथ आ रहा हो। हेल जो होता है इसमें क्या होता है, बड़ा बड़ा स्नो बॉल गिरता है, ठीक है, पत्थर का बड़ा बड़ा, पत्थर नहीं मतलब बर्फ का बड़ा बड़ा टुकड़ा सा गिरता है। ड्रिजल क्या होता है कि ये बहुत ही छोटा छोटा जो माइन्यूट ड्रॉपलेट्स है वो बरसता है, उसे हम ड्रिजल कहते हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स हो गए प्रेसिपिटेशन के। तो ये हो गया आपका ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन।